नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री। उत्तराखंड में पहली बार वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का शुभारंभ हुआ। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित 4 दिवसीय 10वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने शुभारंभ किया। सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और इटली समेत तमाम देशों से डेलीगेट शामिल हुए। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान आयुष के विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए ताकि जनता को इसका फायदा आराम से मिल सके। सीएम धामी ने कहा है कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित 10वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन एवं आरोग्य एक्सपो में 50 से अधिक देशों के डेलीगेट्स ने प्रतिभाग लिया है। ये सम्मेलन शोध को साझा करने के साथ ही व्यापार को बढ़ावा देने में कारगर साबित होगा। प्रदेश में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां आरोग्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटियों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है। आयुर्वेद का उद्देश्य रोगों को ठीक करना ही नहीं, बल्कि रोगों को होने से रोकने के साथ ही रोग को जड़ से समाप्त करना है। आयुर्वेद के सम्मेलन को आयोजित करने के लिए विश्व के प्रतिनिधियों को देवभूमि उत्तराखंड में आने के लिए एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि हमको ये बड़ा मौका मिला है, जिससे निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड को आयुर्वेद के क्षेत्र में पूरे विश्व में लोगों को पूरे विश्व में जाने का अवसर मिलेगा। अनेक प्रतिनिधि जो आज देहरादून उत्तराखंड आए हैं और 4 दिनों तक लगातार यहाँ पर मंथन करने वाले हैं, वैद्य हैं, विशेषज्ञ हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में लंबा जिनका अनुभव है, वो सभी मिलकर एक मंथन करेंगे और उस मंथन चिंतन से एक अमृत निकलेगा और वो अमृत हमारे राज्य के लिए भी, देश के लिए भी और पूरी दुनिया के सभी प्राणियों के लिए एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। और हमारे राज्य के अंदर अनेक वनस्पतियाँ हैं जिनके हिंदी नाम है, जैसे किरमोड़ा नाम मैंने भी कहा था। किरमोड़ा आयुर्वेदिक दृष्टि से, जड़ी बूटियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसको अंग्रेजी में बेरीज कहते हैं। तो मैंने आज सम्मेलन में ये भी अनुरोध किया है कि बहुत सारी जड़ी बूटियों के जो हिंदी नाम है, उन नामों को अंग्रेजी नाम में भी रखा जाए और हमारा राज्य और आयुर्वेद भारत सरकार का आयुष मंत्रालय मिलकर इस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे राज्य के लिए भी बहुत लाभकारी होगा। सूबे के सैनिक कल्याण और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज विकासनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हरवटपुर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि अब पूर्व सैनिकों को देहरादून के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विकासनगर के हरवटपुर में कार्यालय में शुभारंभ कार्यक्रम में क्षेत्र के सेक्टर एवं पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पछुवाटून क्षेत्र के सैकड़ों परिवार की सैनिक पृष्ठभूमि रही है और इसके चलते आज भी यहाँ के हजारों लोग सेना में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ तकरीबन 14,000 से अधिक पूर्व सैनिक निवास कर रहे हैं, जिनको पहले सैनिक कल्याण से जुड़े हुए कार्यों के लिए देहरादून के चक्कर लगाने पड़ते थे और अब यहाँ पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का शुभारंभ हो जाने से काम करवाने में आसानी होगी। गणेश जोशी ने कहा है कि धामी सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। उन्होंने सीएम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज प्रदेश में सैनिक कल्याण मंत्री भी भूतपूर्व सैनिक है, सीएम भी एक सैनिक पुत्र हैं और यहाँ के महामहिम राज्यपाल भी एक पूर्व सैनिक हैं। ऐसे में सरकार का सैनिकों से लगाव होना भी स्वाभाविक है। चले आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर में अवैध रूप से संचालित आरएम मशीनों पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य को मिली गुप्त सूचना के आधार पर ये जो ऑपरेशन है उसे अंजाम दिया गया। डीएफओ के निर्देश पर एसडीओ संदीप गिरे ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच करके काशीपुर में चल रही अवैध आरा मशीन पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान कई आरा मशीनों को सील कर दिया गया है। आपको बता दें, पहले भी वन विभाग ने ऐसे अवैध आरा मशीनों पर कार्रवाई की, लेकिन लकड़ी माफियाओं ने फिर से इस अवैध धंधे को शुरू किया। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि कार्रवाई से पहले इलाके की रेकी की गई ताकि माफियाओं के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। डीएफओ ने यह भी चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि कोई आरा मशीन अवैध रूप से संचालित पाई गई तो संबंधित माफियाओं के खिलाफ वन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई दिन से सूचना प्राप्त हो रही थी कि ये काशीपुर क्षेत्र में कुछ जो है आरा मशीनें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। ये इसको देखते हुए जो रैकी कराई गई और वहाँ पे कल 2-3 दिन से लगातार हम लोग जाकर के, हमारी टीम जाकर के देख रही थी कहाँ कहाँ पे वो हैं। तो जब वो कंफर्म हो गया तो आज सुबह उस क्षेत्र में जाकर के छापामारी की गई और 3 मशीनें जो कि चलती थी उनको तीनों को सीज किया गया। ये जो
चलती हुई मशीनें पाई गई हैं, उसके हम लोगों ने उनके जो चक्के और जो आ रहे हैं वो खोल दिए हैं और 1-2 मशीनों में ताला लगा दिया गया, सीज कर दिया गया है। अब अगर ये जो हमारे पास जो अब क्योंकि वो हमारे पास सीज है, तो इसलिए अब भविष्य में उनको चलने की संभावना नहीं है, उनको चलने नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड में 28 जनवरी से होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के 5 सिंबल लोगो, एंथम, शुभंकर, टॉर्च और जर्सी 15 दिसंबर को लॉन्च किए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री और भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूद रहेंगी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने इस बात की जानकारी सचिवालय मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। साथ ही उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई जर्सी की लॉन्चिंग की जाएगी उस दिन। रेखा आर्या ने यह भी बताया कि कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद ये दिल्ली रवाना हो गई थी वो, और जहां उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे और भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष पीटी उषा से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर को होने वाले सिंबल लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री और पीटी उषा को निमंत्रण दिया है। 5 हमारे ऐसे महत्वपूर्ण सिंबल भी हैं, 5 हमारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रतीक हैं जिसके माध्यम से राष्ट्रीय खेलों के आयोजनों में उसका प्रयोग होगा। निश्चित रूप से यह लॉन्च कार्यक्रम जो कि राष्ट्रीय खेलों के निमित्त इनकी शुरुआत होने जा रही है, इसके लिए मैं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी को आमंत्रण देने गई थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा जी से भी हमारी मुलाकात हुई। उनको भी इस लॉन्चिंग कार्यक्रम के लिए आमंत्रण दिया गया है। उन्होंने भी सहर्ष आमंत्रण को स्वीकार किया है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद बोर्ड की 2025 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी माह में शुरू होगी। इसको लेकर के विद्यालयी शिक्षा परिषद बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार रिजल्ट भी पिछले वर्ष के मुकाबले जल्द घोषित किया जाएगा। आपको बता दें, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 1245 केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएंगी। इस बार हाई स्कूल में 1,13,690 स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट में 1,09,713 स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं और इस प्रकार कुल 2,23,403 परीक्षार्थी इस बार बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। 2024 के मुकाबले 2025 में 12,755 विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। इस वर्ष की हमारी जो परिषदीय परीक्षाएं 2025 की होने वाली है, उसकी तैयारी हमारी प्रारंभ हो गई है और परिषद स्तर पर हम लोगों ने अपने मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ में भी बातचीत कर लिया है। वर्ष 2025 की जो हमारी प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी वो 16 जनवरी से प्रारंभ होकर के 15 फरवरी तक चलेंगी। शीतकालीन वाली जो विद्यालय हैं उनकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं हम लोग 1 फरवरी से और 15 फरवरी के बीच में रखेंगे और बाकी की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं उनका 31 जनवरी तक हम लोग पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन धर्म और श्री बाबा खाटू श्याम नाम के प्रचार को लेकर के साइकिल पर पूरे देश में भ्रमण पर निकले श्याम प्रेमी का रुड़की पहुंचने पर श्री श्याम मित्र मंडल के पदाधिकारियों ने स्वागत किया और उनकी इस अनूठी पहल की प्रशंसा की। आपको बता दें, राजस्थान के सूरजगढ़ निवासी लोकेश नाम के श्याम प्रेमी ने 2 साल पहले पूरे देश में साइकिल से यात्रा कर सनातन धर्म और खाटू श्याम बाबा के नाम का प्रचार करने का बीड़ा उठाया। श्याम प्रेमी लोकेश ने 17 फरवरी 2022 को यात्रा की शुरुआत जनकपुर धाम के नेपाल खाटू श्याम मंदिर से की और आज रुड़की पहुंचने पर श्री श्याम मित्र मंडल के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कैंप कार्यालय में भव्य स्वागत किया। साइकिल से यात्रा कर रहे श्याम प्रेमी लोकेश ने बताया कि अभी तक उन्होंने 5 राज्यों में अपनी यात्रा पूरी की। उन्होंने पूरे देश में भ्रमण कर सनातन धर्म के प्रचार करने का संकल्प लिया। श्री श्याम मित्र मंडल अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने कहा कि श्याम प्रेमी लोकेश ने जो पहल की है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सभी धर्म प्रेमी उनका स्वागत कर रहे हैं। बाबा श्याम की एक यात्रा शुरू की थी जनकपुर से खाटू धाम के लिए, नेपाल की यात्रा थी। वो मैंने बस बाबा को ऐसे ही बोल दिया था और उसी के लेकर के की थी। उस समय मेरे सामने बहुत से चैलेंजेस आए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने धर्म के लिए कुछ करना चाहिए ताकि मेरी तरह और भी कोई यात्री अगर यात्रा पे निकलता है तो जो समस्याएं मेरे साथ आई वो किसी दूसरे के साथ ना आए। तो ऐसे में पदयात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और रात्रि ठहराव को सबसे मानते हुए मैंने ये मुहिम शुरू की है और मैं सभी पूरे भारतवर्ष से प्रेमियों को जोड़ करके एक टीम बना रहा हूँ
ताकि आने वाले समय में ये बहुत ही आसान कार्य हो जाए। माला में पिरोने के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे रुड़की का भी सौभाग्य है और मैं इनका भी सौभाग्य कहूँगा कि इनको भी हरिद्वार गंगा के दर्शन हो गए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, श्याम परिवार तो एक ऐसा परिवार है, इसको तो एक बार ये पता लगना चाहिए कि हाँ, जय श्री श्याम बोला परिवार बन गया। श्री श्याम मित्र मंडल का ये सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में एक ऐसा प्रेमी जो निस्वार्थ भाव से सनातन धर्म को और सभी श्याम प्रेमियों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहे हैं, वो हमारे बीच में है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और कोहरे से हरिद्वार में एकाएक ठंड बढ़ गई है। धर्मनगरी के तापमान में रोजाना गिरावट दर्ज हो रही है और इसकी वजह से ठंड लगातार बढ़ रही है। लगातार गिरते तापमान के कारण दिन के समय में भी ठंडक का एहसास बढ़ गया। वहीं ठंडक बढ़ने के बाद लोग बीमार पड़े हैं। रोजाना बड़ी संख्या में लोग सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में दर्द, बुखार आदि बीमारी से ग्रस्त होकर के अस्पतालों में अपना इलाज करवाने पहुंच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इसी को लेकर के प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और राज्य मंत्री बृजेश सिंह उत्तराखंड के दौरे पर हैं। दोनों मंत्रियों ने राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तर प्रदेश महाकुंभ का निमंत्रण दिया है। निमंत्रण के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को इसकी इन्फॉर्मेशन दी। उत्तर प्रदेश महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में जो कुंभ हुआ था उससे भी ज्यादा दिव्य और भव्य 2025 का महाकुंभ है। देश के हर एक राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर उत्तर प्रदेश के मंत्री निमंत्रण दे रहे हैं और अन्य माध्यम से भी जनता को आमंत्रित किया जा रहा है। 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ हुआ और सभी तीर्थयात्री जो कि अब कुंभ में आएंगे वो उत्तर प्रदेश सरकार के अतिथि होंगे। हमारे प्रयागराज में 2025 की महाकुंभ की बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। किस प्रकार वह टेंट सिटी बन रही हैं, हॉस्पिटल बन रहा है, खोए पाए का केंद्र बन रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए, सुरक्षित कैसे हो कुंभ, इसके लिए लगातार हम डिजिटल से भी उसकी तैयारियां देख रहे हैं और अच्छे से अच्छा जितने भी हमारे पर्यटक आए, साधु संत आए और जो भी श्रद्धालु आए उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस बात को ध्यान में रख के इस कुंभ की तैयारी हो रही है। और अब खबर लक्सर से है। उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी एक विवाह समारोह कार्यक्रम में शामिल होने लक्सर पहुंची। कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। सबका प्रयास यही रहता है कि वहां 1 या 2 सत्र जरूर हो। उन्होंने परिसीमन के सवाल पर कहा कि इस पर मैं सहमत हूं, परिसीमन होना चाहिए, लेकिन किस तरीके से होगा और कैसे होगा, बैठक के लिए मंथन किया जाएगा। साथ ही निकाय चुनाव को लेकर के भी कहा कि सरकार चुनाव कराने की तैयारियों में है। जल्द ही प्रदेश में निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। जो राजनीतिक सवाल है वो तो सरकार से पूछे जाएं, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि चुनाव की तैयारी चल रही है और मुझे लग रहा है कि चुनाव जल्द होंगे। जो हम पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि सरकार तैयारी है। सरकार उस पर निर्णय लेती है, सरकार का काम उस पर निर्णय लेना है और मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तराखंड के हित में, उत्तराखंड के जनता के हित में सरकार सही निर्णय ले रही है।